हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का दिव्यांशी स्ट्रगल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने लूसेंट का जो है एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने जो है अभी एक क्लास अपलोड किया और उसमें कई सारे बच्चों का मैसेज भी आया कि आपका कंटेंट जो है बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको पता भी होगा कि लूसेंट बुक तो सबके पास होता है, लेकिन उसको जो है खुद पढ़ने में उतना जो है अच्छा नहीं लगता है, जबकि जब हमें उसका जो है मेन जो पोर्शन है वो पढ़ने को मिल जाए आसानी से, जितना वो अच्छा लगता है। तो वही काम हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि हमने पहले नोट्स जो है अपना तैयार कर लिया है और उस अपनी नोट्स में उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या फिर इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप भी जानते हो कि हमें पढ़ाई उसी तरह करनी चाहिए जो एग्ज़ाम के पैटर्न हो। नहीं तो इस संसार में या कहें इस दुनिया में पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमें नौकरी लेना है तो उन्हीं कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए पॉसिबल है, यानी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तो केवल हम उसी को पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है इतिहास का, जिसमें हम प्राचीन भारत कवर कर रहे हैं। हम आपको प्राचीन भारत का जो है कंप्लीट वीडियो जो है प्रोवाइड कराएंगे। आगे जो है जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो पूरा जो है हम आपको एंशियंट हुआ, मॉडर्न हुआ या फिर मेडावल हुआ या फिर ज्योग्राफी, जितने भी टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट जो है लूसेंट में दिए गए हैं, हम आपको सब कुछ कवर कराएंगे अगर आपका जो है रिस्पॉन्स अच्छा रहा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास में लाइक किया करिए, सपोर्ट किया करिए, यानी कमेंट भी किया करिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग सब्सक्राइब भी करें। तो इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोत को सब कुछ देख लिया था। हमने प्राचीन भारत के स्रोत में विदेशी ग्रंथों को देखा, धर्म ग्रंथ को देखा, पुरातात्विक स्रोत को देखा, उसके बाद वेद को देखे, वेदांग को देखे, अरण्यक देखे, ब्राह्मण ग्रंथ देखे। मतलब उस 38 शायद 28 मिनट का वीडियो था, उसमें हमने बहुत कुछ कवर कर लिया था। क्योंकि आपको पता भी होगा कि इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट ही कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी यहाँ पे ना तो लिपि मिली है और ना ही उसे पढ़ा गया है। लिपि का मतलब क्या होता है? लिखने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के मानव को लिखने का तरीका नहीं पता था, इसलिए हमें वहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। उसके बाद था आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में, जिस काल में लेखन कला प्रचलित था और हमें मिला भी है, लेकिन हम अभी उसे पढ़ नहीं सके हैं, उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक थी। तो वहाँ पे तो हमें मिला है, लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ नहीं सके हैं, इसीलिए उसे जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। किसी? सिंधु सभ्यता को। तो यहाँ पर लिपि की खोज हुई है, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सके हैं। वहीं आगे जो है ऐतिहासिक काल। इस काल में जो है लिपि मिला भी है और इसे हम पढ़ भी लिए हैं, तो इसे क्या कहा गया? ऐतिहासिक काल कहा गया। यानी जिस काल में लिखित विवरण हमें प्राप्त हुआ है और हम उसे पढ़ भी लिए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, काल का मतलब होता है समय। तो यानी जिस समय केवल पत्थर का प्रयोग होता रहा होगा, उसे हमने क्या कहा? पाषाण काल कहा। जिस समय पत्थर ही उनका जीवन रहा होगा। जैसे आज क्या है, मानव के जीवन में लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ देखिए तो उसमें लोहा लगा रहता है। कृषि कार्य कोई करना हो तो लोहा हो। तो उसी समय वहाँ पर क्या था कि जो पत्थर थे वो उनके जीवन के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। पत्थर ही उनका जो था जीवन था। तो इसलिए हमने उसे क्या बोला? पाषाण काल बोला। फिर पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया। और 3 भागों में किस आधार पर विभाजित किया? जैसे जब पत्थर जो थे बेडोल थे तो उनको पूरा पाषाण कह दिया। जब पत्थर कुछ और उसमें
सुधार हुआ, उनको मध्य पाषाण काल कह दिया। जब पत्थर में और सुधार हुआ तो हम उसे नवपाषाण काल कह दिए। यानी पत्थरों में जैसे जैसे परिवर्तन होने लगे, उनके प्रयोग में परिवर्तन होने लगे, उन्हीं के आधार पर हमको 3 भागों में हमने बांट दिया। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, लेकिन आग का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? ये नवपाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में ही और किस किस खोज हुई थी? पहिए की खोज कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। लेकिन आग की खोज कब हुई? ये पूरा पाषाण काल में। लेकिन पूछा जाए प्रयोग कब हुआ है, तो ये नवपाषाण काल में हुआ। और पूरा पाषाण काल में क्या होता था? शिकार होता था। यानी मानव जो है अपने पेट को कैसे भरते थे? वो शिकार करके अपने पेट को भरते थे। दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में इन्होंने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। और पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। कौन सा था? कुत्ता था। क्योंकि यहाँ से जो है, कहाँ से, किस काल से, हम कहें कि किस पाषाण काल से हमें मनुष्य के अस्थि पंजर मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल से हमें क्या मिला है? मनुष्य के अस्थि पंजर मिले। हमने यहाँ पर वही नोट किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि खेती की शुरुआत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये नवपाषाण काल से आपको मिलने लगते हैं। जब खेती इंसान करने लगता है तो वो एक स्थान पर रहने लगता है, तो इससे हमें अस्थाई निवास के भी साक्ष्य मिलते हैं। और पहली धातु की खोज कौन सी हुई थी? तो वो तांबा थी। यहाँ पे औजार कौन सा प्रयोग किया जाता था? एक्स, जिसका दूसरा नाम क्या था? कुल्हाड़ी था। इसकी जानकारी हमें कैसे मिली है? क्योंकि अतिरम पक्कम से हमें जो है क्या मिला है? कुल्हाड़ी मिला है। क्या मिला है? कुल्हाड़ी मिला है। आगे पहली फसल कौन सी थी? गेहूं था। और दूसरा कौन सा था? जौ था। और पहला प्रयोग किया गया फसल कौन सा था? तो चावल था। अगर पूछा जाए पहला फसल कौन सा था, तो वो गेहूं था। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव ने सबसे पहले कौन से फसल का प्रयोग किया, तो वो कौन सा था? चावल था। कृषि का पहला साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है वर्तमान समय में? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। वही धान की खेती की पहले साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से मिला है। तो धान की खेती का पहला साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से मिला है। भारत में मानव संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ पे मिला है? भारत में मानव संबंधी पहला प्रमाण तो नर्मदा घाटी से मिला है। भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? अक्सर जो है क्वेश्चन आता है भीमबेटका गुफा से कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र का मतलब होता है कि शैल यानी पत्थरों पर की गई चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका गुफा कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और इसको किसने खोजा था? तो विष्णु वाडकर महोदय ने 1957-58 में खोजा था। कहीं कहीं आपको बुक में 57 मिलता है, कहीं कहीं 58 मिलता है। तो आप ऑप्शन के अनुसार जो है इसको सही करिएगा। तो भीमबेटका की गुफा वाडकर महोदय ने खोजा था। कहाँ पे? रायसेन के एमपी के रायसेन में। और कब खोजा था? 1957-58 में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को साइट में इसे कब शामिल किया गया था? 2003 में इसे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में है। आगे हम सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे, जिसे हम पहली नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांसा को किसको मिलाने से बनता है? तांबा और टिन को मिलाने से क्या बनता है? कांसा मिलता है। तो तांबा की खोज पहले ही हो चुकी थी, उसके बाद में टिन हुआ, तो तांबा और टिन के मिलाने से क्या हुआ? कांसा बना। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, तो तीनों को ही क्या कहते हैं? एक ही सभ्यता कहते हैं। चाहे सिंधु सभ्यता कहिए, चाहे हड़प्पा सभ्यता कहिए, चाहे कांस्य युगीन सभ्यता कहिए। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता की खोज कहाँ पे हुई थी? हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। अब आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का समय कब से कब है? तो 2500 बीसी से 1500 बीसी तक इसका समय माना जाता है। इसके पहले क्लास में हमने आपको एडी और बीसी में अंतर भी बताया था।
और इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलती है, तो C14 से, यानी कार्बन डेटिंग 14 से जो है हमें सिंधु सभ्यता के काल का पता चलता है। आगे है, इसका विकास जो है किस नदी के किनारे हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे इसका विकास हुआ, इसीलिए जो है इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु सभ्यता पड़ गया। यहाँ के निवासी कैसे थे, तो ये द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता जो है किस प्रकार में, किस आकृति में विस्तृत था, तो त्रिभुजाकार था, यानी ट्रायंगल शेप में था। और सिंधु सभ्यता को ही क्या कहते हैं, पहली नगरीय क्रांति कहते हैं। और दूसरी नगरीय क्रांति किसे कहते हैं, तो 16 महाजनपद के उदय को कहते हैं। आगे आपसे अगर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता जो है कितने देशों में इसका विस्तार था, तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है 3 देशों में था। कौन कौन था, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ये 3 देश जो थे सिंधु सभ्यता के विस्तार यहाँ पर हुआ था। आगे हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार, पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी विस्तार जो है ये जम्मू कश्मीर के मांडा में था, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसका दक्षिणी विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक था, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और प्रवरा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। और गोदावरी जो है कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। आगे इसका पूर्वी विस्तार कहाँ पे था, तो ये आलमगीरपुर तक था। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और आलमगीरपुर कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। अब पश्चिमी विस्तार कहाँ पे था, तो पाकिस्तान के सुतकांगे डोर तक था। किस नदी के किनारे है, तो इसका जो है ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी विस्तार क्या है, तो मांडा है, दक्षिणी दैमाबाद है, पूर्वी आलमगीर है और पश्चिमी जो है सुतकांगे डोर है। और सिंधु सभ्यता जो है ये पहली नगरीय सभ्यता है। इसका विस्तार 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ के निवासी कैसे थे, द्रविड़ियन थे और भूमध्य सागरीय थे। आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो है स्थल भारत में कहाँ खोजे गए हैं, तो गुजरात में खोजा गया। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, भारत में स्थित नहीं है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है, तो वो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब आइए जितने भी प्रमुख स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, धौलावीरा। धौलावीरा ये पहला साइट है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 2021 में शामिल किया है। पहला साइट है जिसे यूनेस्को ने कब शामिल किया है, 2021 में शामिल किया है। और सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था, वो लोथल था। और कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। अगला हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। अब यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल अन्नागार, पुरोहित आवास, चमकता बंदर का चित्र, ये सभी जो है हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले। क्या क्या, स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, चमकता बंदर का चित्र हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे है काशी की नर्तकी की मूर्ति, 16 मकानों का बैरक और एक मोहर मिला है जिसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति बनी है। तो ये सब भी हमें कहाँ से मिले हैं, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। क्या क्या, स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, चमकता बंदर का चित्र, काशी की नर्तकी की मूर्ति, 16 मकानों का बैरक और पशुपतिनाथ की एक मोहर है। जो ये सभी हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और जो एक मोहर मिला है जिसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति है, उसमें जो है 4 चित्र दिखाया गया। वो 4 चित्र कौन कौन से हैं, तो चीता है, हाथी है, गैंडा है और भैंसा है। अगला स्थल देखेंगे हड़प्पा। अभी तक हमने धौलावीरा देखा, लोथल बंदरगाह देखा, मोहनजोदड़ो देखा। अब आगे जो है मादपुर स्थल हम क्या देखेंगे, हड़प्पा देखेंगे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को
ट्विन सिटी भी कहा जाता है, यानी जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। और जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट महोदय ने कहा था। तो आइए देखते हैं हड़प्पा की खोज किसने की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और कहाँ पे? पाकिस्तान के साहिवाल जिला में। ये जो है सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला कौन सा था? मोहनजोदड़ो। दूसरा कौन सा है? हड़प्पा है। और ये किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला है, हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। जैसे हमने मोहनजोदड़ो में देखा विशाल अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास, चमकता बंदर का चित्र, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, 16 मकानों का बैरक और साथ में एक पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला था। ऐसे आप भी जो है बार बार रिकॉल करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। आप विश्वास मानिएगा, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए ये जीके जीएससी क्लास जो है बहुत अच्छी होगी, यानी एक समझिए रामबाण की तरह ही होगी। तो इसी तरह से आप भी जो है बार बार रिकॉल किया करिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कड़ी मेहनत। और कड़ी मेहनत का मतलब है कि आपके पास सोर्स कम हो लेकिन आप उनका मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने आप में ग्रोथ कर रहे हैं, यानी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि हड़प्पा से हमें क्या क्या मिले हैं। तो R37 कब्रिस्तान हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। मछुआरों का चित्र, कांसे का दर्पण, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, जिसे हम क्या कहे हैं, क्या कहते हैं, मातृ देवी कहते हैं। तो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ये हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। तो हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान, श्रमिक आवास, मछुआरे का चित्र, कांसे का दर्पण, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ये सभी हमें हड़प्पा से मिला है। आगे है, किसे जो है जुड़वा राजधानी कहते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं। और किसने कहा है? तो पिगट महोदय ने कहा है। अगला है कोटदीजी और चंदहुड़ो। चंदहुड़ो ये दोनों शहर कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। और दोनों ही किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंद हुदड़ों से देखते हैं क्या क्या मिला है। देखिए, मनके बनाने का कारखाना हमें चंद हुदड़ों से मिला है। और कहाँ से मिला है? लोथल से भी मिला है। लोथल यानी कहाँ से? गुजरात से भी मिला है। ब्यूटी पार्लर के जितने भी सामान होते हैं ये भी हमें चंद हुदड़ों से ही मिले हैं। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पैरों का निशान भी हमें कहाँ से मिला है? चंद हुदड़ों से मिला है। चंद हुदड़ों से क्या क्या मिला है? मनके का कारखाना, ब्यूटी पार्लर और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान भी हमें चंद हुदड़ों से मिला है। आगे हम देखेंगे, अगला शहर है रोपड़। रोपड़ जो किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। और कब की थी? 1950 में की थी। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो वो रोपड़ ही था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो वो रोपड़ था, जिसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी। और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। तांबे की कुल्हाड़ी हमें कहाँ से मिली है? तो ये रोपड़ से मिली है। आगे हम गुजरात के शहर देखेंगे। गुजरात का लोथलपुर। लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का क्या था? एकमात्र बंदरगाह था। बंदरगाह को ही डॉकयार्ड भी कहते हैं। तो लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव ने 1955 से 62 के बीच में की। और लोथल जो किस नदी के किनारे स्थित है? या भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। तो लघु हड़प्पा के नाम से किसे जानते हैं? लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और ये एकमात्र बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। दरवाजा जो है आगे की तरफ खुलता था, यानी अगर लोथल में दरवाजा आगे की तरफ खुलता था तो इसका मतलब है और सभी शहरों में दरवाजा जो था पीछे की तरफ खुलता था। तो आप यही याद करिए कि लोथल में दरवाजे जो थे आगे की तरफ खुलते थे और बाकी सभी जगह जो है दरवाजा पीछे की तरफ खुलता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 3 युग्म समाधियां कहाँ से मिली है तो ये लोथल से मिला है। अगला है रंगपुर। रंगपुर जो है किस नदी के किनारे है? तो ये मादर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज जो है किसने की थी? माधवराव ने 1931 में की थी। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिला है? ज्वार मिला है, बाजरा मिला है और धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगला है धौलावीरा।
धौलावीरा क्यों प्रसिद्ध था? ये एक सुव्यवस्थित नगर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे सुव्यवस्थित नालियां बनी थी। मकान जो थे कच्ची ईंटों के लिए बने थे। कैसे बने थे? कच्ची ईंटों के बने थे। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? 1953 में की थी। और ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में। और धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में है। आइए हम देखते हैं कालीबंगा से हमें क्या क्या मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। क्या क्या? अग्निकुंड, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। आगे देखेंगे, अगला स्थल है हरियाणा का भगवानपुरा। यहाँ से हमें क्या मिला है? 13 कमरों वाला मकान मिला और 16 कमरों का बैरक कहाँ से मिला था? रिकॉल करिए, 16 कमरों का बैरक हमें मोहनजोदड़ो से मिला था और 13 कमरों वाला मकान हमें कहाँ से मिला है? हरियाणा के भगवानपुरा से मिला है। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में है और सबसे बड़ा स्थल भारत के बाहर कौन सा? वो मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज जो है घग्गर नदी के किनारे सूरजभान ने कब की थी? 1969 में। 1969 में क्या हुआ था? इसरो की भी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? इसरो की भी स्थापना 1969 में हुई थी और 1969 में ही क्या हुआ था? घग्गर नदी के किनारे सूरजभान ने राखीगढ़ी स्थल की खोज की थी। और यहाँ से हमें क्या मिला है? एक ताम्र उपकरण मिला है। अगला है बनावली। इसकी जो है खोज किसने की थी? सरस्वती नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और किस नदी के किनारे? सरस्वती की नदी के किनारे की थी। यहाँ से हमें क्या मिला है? एक मिट्टी का हल मिला है। तो मिट्टी का हल हमें कहाँ से मिला है? ये बनावली से मिला है। जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल से हमने उनको देखा। आइए देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी। सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी? तो कुबड़ वाले साड़ की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो ये मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में चावल का पहला साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये भाव चित्रात्मक थी। यातायात के लिए ये लोग किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर कौन सी देवी थी? उर्वरता की देवी, जिनके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था ना। तो ये यहाँ पे कौन थी? उर्वरता की देवी थी। फसल कौन सा था? गेहूं और जौ था। और लेकिन पहला कौन सा फसल प्रयोग किया गया था? वो चावल था। फसल अगर पूछे तो गेहूं और जौ था। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता के लोग पहला फसल कौन सा प्रयोग किए थे? तो वो चावल था। अगला है माप तौल की इकाई के रूप में किसका प्रयोग कैसे किया जाता था? 16 के अनुपात में किया जाता था। अगर पूछे माप तौल की इकाई क्या थी? तो 16 के अनुपात में थी। यहाँ पर टेराकोटा का प्रयोग किया था, यानी मिट्टी के बने हुए वस्तुओं को टेराकोटा कहा जाता था। अगला है वस्त्र के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था? सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामी सभ्यता को क्या कहा जाता था? मेलुहा सभ्यता कहा जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता को क्या कहा जाता था? मेलुहा सभ्यता कहा जाता था। यहाँ से पूछे कि क्या सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा थी? तो जी, पर्दा प्रथा थी। अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता में कहाँ पे सौ जलाया जाता था और कहाँ पे गाड़ा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा में सौ को गाड़ा जाता था और मोहनजोदड़ो में क्या होता था? सौ को जलाया जाता था। तो ये थी सिंधु सभ्यता की विशेषता। आगे हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने उनको देखा। उसका समय क्या था? 2500 से 1500 बीसी। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय कब से कब तक है? 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक सभ्यता को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को भारतीय संस्कृति का संस्थापक भी कहा जाता है। आगे देखेंगे आर्य, क्योंकि इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है।
आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है। अब आर्य कहाँ के निवासी थे? तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जो है मत दिए हैं। तो मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य जो थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। तो विलियम जोन्स ने कहा नहीं नहीं, ये आर्य जो थे यूरोप के निवासी थे। फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये आर्य जो थे ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। कहाँ के थे? उत्तरी ध्रुव के थे। फिर दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि नहीं, आर्य जो थे ये तिब्बत के थे। कहाँ के थे? तिब्बत के थे। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जो है मूल सिद्धांत दिए हैं कि आर्य जो है कहाँ के निवासी थे। आगे पूछेंगे कि वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। वहीं सिंधु सभ्यता में कैसा था? मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन था। और इनका प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। आगे देखेंगे, यहाँ पर प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलप या पिता कहा जाता था। यानी वैदिक सभ्यता में प्रधान को क्या कहा जाता? यानी मुख्य को क्या कहा जाता था? कुलप या पिता कहा जाता था। बड़ व्यवस्था कैसी थी? व्यवसाय के आधार पर थी। बड़ क्या होता है? 4 बड़ होते हैं ना, हमने पढ़ा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसकी जानकारी हमें से कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें चारों बड़ों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पूछे कि वैदिक काल में जो है बड़ व्यवस्था कैसे थी? तो व्यवसाय के आधार पर उन्हें बांटा गया था। अगला, मनोरंजन के लिए ये लोग क्या प्रयोग करते थे? तो संगीत और रथ दौड़ का प्रयोग करते थे। यहाँ पर प्रिय देवता कौन था? इंद्र थे। पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें किस युद्ध का वर्णन मिलता है? तो दशराग्नि युद्ध का वर्णन मिलता है, जो 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। फिर भी इसमें विजयी कौन हुआ था? राजा सुदासी हुए थे। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें दशराग्नि युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। आगे है, अमाजु जो है वैदिक काल में किसे कहा जाता था? तो जो स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। यहाँ पर पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। और सोमरस का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। यहाँ पर हल को क्या कहा जाता था? सिरा कहा जाता था। हल रेखा को सीता कहा जाता था। धातु कौन सा प्रचलित था? यहाँ पे लोहा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आते आते हमें लोहे की जानकारी हो गई थी। तो इसको किसने खोजा था? आर्यों ने खोजा था। और लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क कहा जाता था। वहीं लोहित अयस्क किसे कहा जाता था? तांबा को कहा जाता था। आर्यों ने लोहा को खोजा। लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क कहा जाता था। और तांबा की खोज तो पहले ही हो गई थी। तांबा को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क कहा जाता था। यानी श्याम अयस्क लोहा को और लोहित अयस्क जो है तांबा को कहा जाता था। आगे है, वेद वेदांग पढ़ाने वाला क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। यानी जो वेद वेदांग को पढ़ाकर अपना जीवन निर्वाह करता था उसे क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा था? कणाद को कहा था। धनी व्यक्ति को वैदिक काल में गोमत कहा जाता था। दूर दूर तक व्यापार करने वाले को पनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था। यहाँ पर गुप्त व्यवस्था कैसी थी? गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? तो 3 प्रकार के थे। एक पूरब था, अस्पष्ट था और उग्र था। पूरब जो है ये दुर्गपति होता था। अस्पष्ट जो है ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला होता था। उग्र जो था ये अपराधियों को पकड़ने वाला था। अगर आपसे पूछे कि जो है वैदिक काल में पर्दा प्रथा थी? नहीं थी। वहीं सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा था। बाल विवाह यहाँ पे था तो बाल विवाह भी नहीं था। यानी वैदिक काल में ना तो पर्दा प्रथा थी और ना ही बाल विवाह था, जबकि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित था। आइए कुछ जो है आगे आपके लूसेंट बुक में दर्शन दिया गया है, तो सठ दर्शन को हम लोग देख लेते हैं। सठ दर्शन के प्रवर्तक और उनके मुख्य सिद्धांत को देखते हैं। पहला दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है, जिसके प्रवर्तक कौन है? कपिल है। और इसका मुख्य सिद्धांत क्या था? प्रकृति व पुरुष। आगे है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। यहाँ पर योग द्वारा जो है आत्मशुद्धि को बताया गया है। न्याय के दर्शन के कौन थे?
प्रवर्तक गौतम थे। यहाँ पर तर्क और प्रमाण को मुख्य सिद्धांत दिया गया। वैशेषिक के कौन थे? कणाद थे। यहीं पर जो परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया गया। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे। कर्म कांड की प्रधानता जो है यहीं पर बताई गई। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वादरायण थे। यहाँ पर ब्रह्मा और आत्मा की एकता को मुख्य सिद्धांत बताया गया। अगर आपसे पूछे कि 25 तत्वों का पहली बार जो वर्णन कहाँ पे हुआ है, तो प्रकृत यहाँ यानी सांख्य दर्शन में हुआ। 25 तत्वों का वर्णन कहाँ पे हुआ है? सांख्य दर्शन में हुआ। और प्रकृति का उल्लेख कहाँ पे हुआ? ये योग दर्शन में हुआ है। तो षट दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है ये है कि इन 6 दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो सांख्य के कपिल है, योग के पतंजलि है, न्याय के गौतम है, वैशेषिक के कणाद है, मीमांसा की जैमिनी है, वेदांत की बादरायण है। ये आपको याद होना चाहिए। और 25 तत्वों का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो सांख्य दर्शन में हुआ है। प्रकृति का पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ? योग में हुआ। इतना आपको याद होना चाहिए षट दर्शन के बारे में। आगे इसके बाद दिया गया है ऋग वैदिक कालीन नदी और उनका वर्तमान नाम। ये सभी जो है आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, जैसे वहां पे कंटेंट दिया गया है, जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम जो एक लाइन से आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए वहां पे उसके बाद दिया गया है अलूसेंट बुक में ऋग वैदिक कालीन नदी और उनका वर्तमान नाम। तो सिंधु का वर्तमान नाम क्या है? सिंधु ही है। सरस्वती का घग्गर है जो कि अभी लुप्त हो चुका है। विशस्ता का झेलम है। अस्कनी का चिनाब है। परुषणी का राबी है। विपाशा का ब्यास है। सतुद्री का सतलज है। दृष्टद्युति का घग्गर है। यमुना का यमुना ही है। ऋग्वेद में यमुना का कितना बार उल्लेख हुआ है? 3 बार हुआ है। और गंगा का गंगा ही है। आगे हम देखेंगे ऋग वैदिक कालीन देवता के बारे में। ऋग वैदिक कालीन देवता, तो देवता का संबंध, इंद्र देवता का संबंध किससे था? वर्षा, युद्ध और शक्ति से था। ये सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। इंद्र जो है वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। अग्नि जो है इनका संबंध किससे था? अग्नि से था। इनका काम क्या था? ये देवता और मनुष्य के बीच कड़ी का काम करते थे। कौन? अग्नि। वरुण का संबंध जल से था। सोम का संबंध वनस्पति और अमृत से था। उषा का संबंध प्रातः काल से था। मरुत का संबंध वायु और तूफान से था। पूषण का संबंध मार्ग और यात्रा से था। तो ये ऋग वैदिक कालीन देवी देवता हैं जिनका संबंध जो है किससे था? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, उषा, मरुत और पूषण, ये महत्वपूर्ण जो है देवता थे ऋग वैदिक कालीन। आगे जो है 16 महाजनपदों के बारे में स्टार्ट होता है। इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जो है प्राचीन भारत की खोज कैसी हुई, इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 16 महाजनपदों के उदय के साथ देखेंगे। प्लीज़ अभी अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट जो है ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है तो हमें पढ़ाने का और अच्छा मन करता है। और नोट्स, क्योंकि आपको पता है ये नोट्स बनाने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब भी करें।